Good morning friends, myself Mahesh Meda from New Catholic Mission School Java. Today I am going to continue 5th unit, that's for physical education students class 12th. Okay? आज मैं जो 5th यूनिट है उसके कुछ बचे हुए टॉपिक उसको फिनिश करूँगा. ठीक है, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है हमारा 5th यूनिट का, ये हमारी 5th यूनिट कंटिन्यू हो रही है. ठीक है, इसमें और जो टॉपिक बचे हुए उसका आज हम लोग करेंगे. सो टुडे हियर वी गो फॉर फर्स्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और वुमेन इन इंडिया. ठीक है, जो स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेशन है वो वुमेन्स का इंडिया में कैसा है. ठीक है, हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हम लोग ने देखा था कि हमने एनिशेंट ओलंपिक गेम्स पढ़ा, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स पढ़ा. ठीक है, उसमें क्या होता था एनिशेंट में कि जो वुमेन्स थे उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाने दिया जाता था. ठीक है, फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में वो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, समय चेंज हुआ, तो मॉडर्न ओलंपिक में क्या वुमेन्स भी अच्छे संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी भी उसके लिए तगड़े कंपटीशन दे रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. इट हैज़ बीन अंडरस्टूड दैट मैन इज़ फॉर मार्केट एंड वुमेन इज़ सो फॉर होम एंड फैमिली. ठीक है, यहाँ पर हम लोग को बोल रहे हैं कि हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि पहले जो वुमेन्स थी, जो गर्ल्स थी, जो लेडीज़ थी, उन लोग को किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था. जैसे यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है मेंस इज़ फॉर मार्केट एंड वुमेन्स इज़ सो फॉर होम एंड फैमिली. वुमेन्स को क्या दर्जा दिया जाता था कि वो केवल घर में ही रहे, खाना बनाए, फैमिली को देखे, और जो मेंस है वो कुछ भी कर सकता है, बाहर घूम सकता है, खेल सकता है, कुछ भी दूसरे प्रकार के काम कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जो मेंटेलिटी थी पहले वुमेन्स के बारे में थी. देन इट इज़ एन हिस्ट्री मार्क्ड by division and discrimination, but also one field with major accomplishment by female athlete. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पहले वुमेन्स में भेदभाव किया जाता था. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशंस वहाँ पर होता था. ठीक है, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें दूसरी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया जाना था. उन्हें कहा जाता था केवल आप घर का काम देखो, फैमिली देखो. उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी मेजोरिटी बनती गई और उन्होंने धीरे धीरे उपाधियां हासिल करते गए, तो उसके कारण समय के साथ वो सारी चीज़ें चेंज होती गई. वुमेन वेयर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग टू वीक फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड इट वॉज ऑफन आर्ग्यूड इन द पास्ट दैट स्पोर्ट्स वॉज हार्मफुल टू वुमेन्स हेल्थ, पर्टिकुलर देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है कि जो वुमेन्स है उनके केवल घर के काम के लिए कहा जाता था. फिर कहा जाता था कि जो स्पोर्ट्स या कुछ भी गेम्स जो खेलेंगे वो उनके लिए नहीं है, उनके लिए हार्मफुल हो सकता है, उन्हें वो नुकसान दे सकता है, उन्हें चोट लग सकती है. तो इस प्रकार से जो पुराने लोग थे वो इस प्रकार से उनके जो वुमेन्स है उनके अगेंस्ट में रहते थे कि उन्हें स्पोर्ट्स नहीं खेलने दिया जाएगा क्योंकि वो वीक है, स्पोर्ट्स खोलने के लायक नहीं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं, उनमें इतनी जितने स्टेमिना होना चाहिए वो चीज़ नहीं है. ठीक है, तो इस प्रकार से पुराने समय से आर्ग्यू चली आ रही थी. ठीक है, और उसके बाद जो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से वुमेन्स में धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग कुछ बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो उसका भी एक रीज़न था कि वुमेन्स को खेल में पार्टिसिपेट नहीं किया जाना चाहिए. इन एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वुमेन्स वे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट इन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फीमेल हैज़ बीन एक्टिव मेंबर. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि एनिशेंट ओलंपिक गेम्स में जो वुमेन्स थे उनका कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं था, एकदम 0% था. लेकिन मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में क्या है, एकदम उल्टा हो गया. समय के साथ धीरे धीरे फीमेल्स को भी चांसेस दिया गया. तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फीमेल हैज़ बीन एक्टिव मेंबर्स. ठीक है, अभी मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में जो वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एकदम एक्टिव है, मतलब हर खेल में, हर स्पोर्ट्स में, हर एक्टिविटी में एकदम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं. टुडे द मॉडर्न सोसाइटी हैज़ एक्सेप्टेड द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस एंड इट हैज़ रीजन टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज कम्पेयर इन द पास्ट. ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि पुराने समय में जैसे कहा गया, पहले मैंने बताया आपको कि वुमेन्स को जो पार्टिसिपेशन था उनका जो रोल था एकदम 0% था. लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में धीरे धीरे समय के साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो गई. इसमें वुमेन्स भी कंपटीशन हो रहे, तो उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही है, कंपटीशन दे रही है, मेडल्स जीत रहे हैं. तो ठीक है, तो समय के साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो गई. मॉडर्न क्लिनिकल स्टडीज हैव बीन प्रूव्ड दैट
physical activity have benefited the health of the women and it has also benefited the society to a great extent. हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वुमेन्स को किस प्रकार से जो साइंस है या जो मॉडर्न ओलंपिक लेवल की जो स्टडी की गई उसमें बताया गया कि जो स्पोर्ट्स गेम्स है वो वुमेन्स के लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। वो भी फिजिकली भाग लेंगे तो उनकी हेल्थ के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा, उन्हें बहुत प्रकार के फ़ायदे होंगे, उनकी हेल्थ स्टेटस बढ़ेगी, वो बीमार नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बताया गया कि वुमेन्स को किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो किस प्रकार से उनको ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, सोसाइटी में भी उनका जो दर्जा होगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। टुडे द बैटल फॉर इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन स्पोर्ट्स रेग्स ऑन। अकॉर्डिंग टू IOC डाटा द वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट लंडन ओलंपिक गेम्स हैज़ रिजन टू 41% of all athletes. In Rio Olympic Games 2016 it rose to 45% of all athletes. अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमें IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो डाटा दिया है, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि जो पिछला जो ओलंपिक गेम्स हुआ था लंदन का, वहाँ पर जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था वो कितना था 41%। उसके बाद लंदन के बाद जो ओलंपिक हुआ रियो ब्राज़ील, वहाँ पर जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ के 45.2 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बताया जा रहा है कि वुमेन्स का किस प्रकार से पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है स्पोर्ट्स को लेकर। टुडे इंडियन सोसाइटी हैज़ रिकॉग्नाइज्ड मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन विच आर प्लेइंग द रोल मॉडल एंड दे आर चेंजिंग ट्रेड्स ऑफ वुमेन। अब यहाँ पर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से जो इंडिया में वुमेन्स स्पोर्ट्स का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना बढ़कर आया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारी इंडियन वुमेन्स इतनी अच्छी प्लेयर हैं, इतने अच्छे खेल खेल रहे हैं, इतने अच्छे अचीवमेंट देश के लिए हासिल कर रहे हैं कि कुछ वुमेन्स जो दूसरी गर्ल्स है, दूसरी वुमेन्स है, उनके लिए रोल मॉडल बन चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका हम लोग देखेंगे कि कितना अच्छा पार्टिसिपेशन है, कितना अच्छा जो उनका खेल के प्रति या जो भी अचीवमेंट है वो हमें बताए जा रहे हैं। Some of the top women's participation in games have proved their sports ability in international and arena are, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारी इंटरनेशनल वुमेन्स जो इंडिया की एथलीट्स हैं, जो भी खेल खेल रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी छाप छोड़ी है। जो भी इंटरनेशनल कंपटीशन हो, इधर वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या नेशनल लेवल जो भी टूर्नामेंट्स है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेकर यहाँ पर कुछ वुमेन्स के मैंने नाम मेंशन किए जो वर्ल्ड फेमस एथलीट हैं, ठीक है। अपने अपने अलग अलग प्रकार के गेम्स में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मैरी कॉम का नाम आपने सुना होगा, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, ठीक है। उसके बाद PT उषा, फिर सानिया नेहवाल, PV सिंधु, साक्षी मलिक, अंजू बेबी जॉर्ज एंड मैनी मोर। और भी बहुत सारे वुमेन्स है जिनका मैंने नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के लिए आप देख सकते हैं कि इन वुमेन्स ने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा खेल किया और अभी भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि वे टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। हम लोग किस प्रकार से जो वुमेन्स का स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हम लोग किस प्रकार से उनकी जो पार्टिसिपेशन है उनको हम लोग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू वुमेन फॉर पार्टिसिपेशन। हम लोग को उन लोग को मोटिवेट करना है, वो किसी भी गेम्स में भाग ले रहे हैं, किसी गेम्स को खेलने के लिए सीख रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है। यूँ नहीं कि उनको नेगेटिवली नहीं बोला आप खेल के क्या कर लोगे, आप कुछ नहीं कर सकते, वुमेन्स का कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जैसे हमने आप बताया कि पहले हिस्ट्री में क्या था और आज की तारीख में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन किस स्तर तक बढ़ गया है। देन सेकेंड पॉइंट, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड पेरेंट्स। हम लोग को देखना है कि बहुत सारी फैमिली में वुमेन्स को फुली फ्रीडम दी जाती है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है, उनके पेरेंट्स ऐसे हैं जो वुमेन्स को स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में भाग नहीं लेने देते। उनकी इच्छा भी उनकी हॉबी भी होगी, उनको जाना भी है, खेलना भी है, अच्छा करियर बनाना, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स उनके अगेंस्ट रहते हैं कि स्पोर्ट्स में कुछ आपका करियर नहीं बन सकता, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये भी चीज़ ध्यान देने की उनको फैमिली की ओर से भी प्रोत्साहन देना, उनको जो भी फैसिलिटीज़ है वो मिल सके। द नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज कैंप
ऑर्गेनाइज गेम्स सेमिनार एंड वर्कशॉप, जो वुमेन्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमें जो भी इधर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए अलग अलग प्रकार से वर्कशॉप या तो फिर उनके लिए कोचिंग क्लासेस या तो फिर उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर अलग अलग बनाने चाहिए। उनको इस ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, उनका पार्टिसिपेशन और उनके स्पोर्ट्स में भी अच्छी चेंजेस आएंगे, अच्छे उनका जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड नॉलेज एंड मीडिया कवरेज। अब ये यहाँ पर मीडिया कवरेज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है वुमेंस पार्टिसिपेशन में, कि जो वुमेंस के जितने भी गेम्स है, फुटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, एथलेटिक्स ले लो, उनको जो मीडिया इतना कवरेज नहीं देती जितना मेंस को देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी स्पोर्ट्स चैनल है, ज़्यादातर हम लोग मेंस के मैचेस ही देखते हैं। वो किसी भी गेम्स में ले लो, फुटबॉल में ले लो, क्रिकेट में ले लो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, ज़्यादातर मेंस के गेम को ही क्या किया जाता है, बताया जाता है। वुमेन्स को इतना कवरेज नहीं दिया जाता। अगर ये चीज़ भी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों को पता चलेगा कि वुमेन्स के लिए भी गेम्स होते हैं, उनके लिए भी स्पोर्ट्स होता है, तो धीरे धीरे उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। वुमेन जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम लोग खेल रहे हैं, दुनिया हमको जान रही है, पहचान रही है अपने खेल की प्रतिभा के थ्रू। नेक्स्ट, एजुकेटिंग वुमेन टू एट ग्रॉस रूट लेवल फॉर पार्टिसिपेशन। जो वुमेन्स का जो एजुकेशन का लेवल है वो एटलीस्ट कम से कम फंडामेंटल स्तर पर होना चाहिए। बेसिक स्तर उनको पता होना चाहिए कि ग्रेजुएशन अगर उन्हें थोड़ी बहुत पढ़ाई करी तो वो किस प्रकार से जहाँ पर भी खेल रहे अपना जो व्यवहार है वो बता सके। उनको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना है, वो चीज़ें पहचान सके, पढ़ सके, थोड़ी बहुत जो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको थोड़ा बहुत एजुकेट भी होना ज़रूरी है। प्रोवाइड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड फैसिलिटीज़। अगर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी, अच्छे ग्राउंड्स मिलेंगे, अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, अच्छे गार्ड मिलेंगे, तो क्या होगा, अच्छी प्रैक्टिस के थ्रू उनका जो भी कंपटीशन के लिए किसी भी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं तो उसका हमें रिजल्ट जहाँ पर भी वो खेलने जाएंगे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, अगर वो जीतेंगे, मेडल्स लाएंगे, तो वो किसके थ्रू हो रहा है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही, तो क्या करें, वो उसी तरह से उसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। हम लोग जानते हैं कि सुनने में भी बहुत आता है कि जो वुमेन्स है, जो एथलीट्स है, या तो फिर नॉर्मल भी हम देखते हैं कि वुमेन्स की इतनी सिक्योरिटी नहीं रहती है। कभी भी कोई उनको गलत तरीके से कुछ कमेंट्स करने लग जाते हैं, छेड़ने लग जाते हैं, तो वो भी एक ज़रूरी है कि उनके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी भी उन्हें प्रोवाइड की जाए। मोर अपॉर्चुनिटी फॉर कंपटीशन। हम लोग देखते हैं कि वो केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनको कंपटीशन में भाग लेने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, उनका जो भी हुनर है, उनकी जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी उनका लेवल है स्पोर्ट्स का, वो पता नहीं चलेगा। अगर वो कंपटीशन में जाएंगे पता चलेगा, अगर वो हार भी रहे तो पता चलेगा कि वो किस कारण हारे, ठीक है। तो अगर वो कंपटीशन खेलते रहेंगे तो धीरे धीरे उनका जो खेलने का स्तर है, जो स्टैंडर्ड है, वो क्या होता, बढ़ता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, डेवलप न्यू टेक्निक्स एंड एनवायरमेंट्स। फिर हम लोग देखेंगे तो बिल्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ। हमें उनको अच्छी ट्रेनिंग देकर उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको भी बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसको भी हमें मानसिक तौर से भी उन्हें अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यूँ नहीं कि उनको फिजिकली हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया और वहाँ पर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ, जैसे ग्राउंड में कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो टकरा गए, तो एकदम उनकी चोट के कारण वो एकदम इमोशन हो जाए। वहाँ पर उनको उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको समझाना चाहिए। अगर हम लोग या फिर मैच हार गए तो इमोशन में हम लोग कुछ गलत करने की सोचते हैं, तो इस प्रकार से उनको साइकोलॉजिकल भी स्ट्रेंथ हमें बताना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे हेल्दी एंड बैलेंस फूड। ये चीज़ भी जरूरी है। अगर उन्हें अच्छी डाइट मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा, तो उनका अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो क्या होगा, वो अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे और कॉम्पिटिशन में अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी बहुत चीज़ जरूरी है। अगर उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, वो अच्छी तरह से गेम्स खेलेंगे, अच्छी तरह से पार्टिसिपेट्स करेंगे जो भी कंपटीशन के लिए आ रहा है। फाइनेंशियल हेल्प, अगर फाइनेंशियल हेल्प उनको नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो खेल नहीं पाएंगे। कहीं पर भी उन्हें फाइनेंशियली ज़रूरत पड़ी पैसे देने की या तो फिर रहने का, खाने का, अगर ये चीज़ नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। वो खेल रहे उनको कुछ मिल नहीं रहा है फाइनेंशियली, तो ये चीज़ भी उनके लिए ज़रूरी है। देन एम्प्लॉयमेंट एंड कैरियर, अगर वो खेल रहे हैं तो उसके बाद उनके बाद अगर खेलने के बाद या तो फिर उनकी एज हो गई या तो फिर खेलते खेलते अच्छे स्तर से उनको कुछ इंजरी हो गई जिसके कारण वो खेल नहीं पा रहे, तो उन्हें
एम्प्लॉयमेंट या करियर में कुछ जॉब वगैरह की भी ऑफर होनी चाहिए। यहाँ पर जो हमारा वुमेन्स पार्टिसिपेशन का जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मेनार्च एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ क्या होती है और किन को होती है। मेनार्च एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेनार्च इज़ द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो वुमेन्स होती है उनका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। ठीक है, एक समय ऐसा आता कि उन्हें ब्लीडिंग होने लगती है। इन द सिंपल वे हम लोग बोलते हैं कि उन्हें पीरियड आने स्टार्ट होते हैं। मेनार्च शोज द गर्ल्स ट्रांजेक्शंस टू वुमेनहुड। यहाँ पर हम लोग पता चल रहा है कि अगर उन्हें पीरियड आ रहे हैं, पीरियड आना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पर उनका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा था वहाँ पर हम लोग एक चीज़ का पता चल रही है कि वो जो गर्ल्स है वो धीरे धीरे वुमेनहुड में जो आने की जो प्रोसेस है वो उसकी स्टार्ट हो गई है। इट इज़ अ साइन ऑफ ग्रोइंग अप ऑफ गर्ल्स एंड बिकमिंग अ वुमेन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गर्ल्स है ये एक साइन होता है कि जैसे उनको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो एक गर्ल्स धीरे धीरे क्या एक वुमेन्स की जो प्रोसेस होती है, जो कंडीशन होती है उसमें वो धीरे धीरे आ रही है। गर्ल्स एक्सपीरियंस मेनार्च बिटवीन 10 to 15 ईयर्स ऑफ एज। ये जो सिंपल वे में बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो लड़कियों में जो पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं वो कब आते हैं, ये उनकी जो एज होती है 10 से 15 साल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इट वेराइज इन फीमेल ड्यू टू बायोलॉजिकल, जेनेटिकल एंड एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर। जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, एज के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये हर वुमेन या लड़की में होता है। अब हम लोग यहाँ पर उसके कुछ कोजेज देखेंगे जो अर्ली मेनार्च आ जाता है। ठीक है, एक जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो फर्स्ट पीरियड आने का जो टाइम होता है वो 10 से 15 साल होता है। कोई कोई गर्ल्स में या लड़कियों में जल्दी भी आ जाता है। उसके कुछ कोजेस हम लोग देखेंगे। इंक्रीजेस इंसिडेंस ऑफ चाइल्डहुड ओबेसिटी। यहाँ पर हम लोग जो कोजेस देख रहे हैं मेनार्च जो पीरियड्स जल्दी आने के कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम बता रहे हैं कि चाइल्डहुड में उनकी जो ओबेसिटी है, बचपन में अगर उन्हें मोटापा हो गया होगा, उनका जो बॉडी वेट है वो बढ़ गया होगा तो तभी उन्हें जल्दी आ सकता है। उसके बाद सेकंड है लो बर्थ वेट। जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, अगर वो बेबी चाइल्ड है, अगर उसका वेट कम है तो तब भी ये एक कोजेस हो सकता है जल्दी पीरियड्स आने का। उसके बाद एक्सपोर्ट टू स्मोकिंग मदर और गर्ल्स। ठीक है, अगर वो कोई उनकी मम्मी स्मोकिंग कर रही है तो ये चीज़ उन्हें जल्दी हो सकती है। देन चिल्ड्रन नॉट प्रोवाइडेड ब्रेस्ट फीडिंग। जो बच्चा है अगर उसको माँ का दूध नहीं पिलाया, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, तो जो ये मेनार्च है वो जल्दी आने के चांसेस है। फिर उसके बाद इनएडुकेट डाइट, जो भी डाइट्स उनको उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं दी गई होगी। उसके बाद फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कोजिंग स्ट्रेस ओवर गर्ल्स। हम लोग देखते हैं कि फैमिली में भी जब उनकी माँ प्रेग्नेंस हुई होंगे तो फैमिली में भी पहले से वो लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा कि लड़का होगा या लड़की, तो उस स्ट्रेस या तनाव से भी इसका एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग मेनार्च। अगर आपका टाइम चल रहा है, आपको पीरियड से, तो आप उस समय भी कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द मेनार्च इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल फेज इन फीमेल। ये एक नेचुरली फिजियोलॉजिकल फेस है। ठीक है, ये हर लड़की को होता है 10 से 15 साल में। तो ये कुछ नई चीज़ नहीं है या कुछ एकदम अजीब सी चीज़ नहीं है। जब भी आप छोटे होंगे तो आपको जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके मम्मी, जो आपके बड़े सिस्टर होंगे, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि अगर आपको अटपटा लगेगा लेकिन आपको समझाएंगे कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर लड़की में होती है। द रिसर्च हैज़ प्रोवाइड दैट फीमेल कैन पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी विदाउट एनी complications where heavy training should of physical activity should be participate with care of personal cleanliness and hygienic factor। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में ऐसी गलत अफवाहें होती है। उन्हें अगर लड़कियों में अवेयरनेस नहीं होता, उन्हें जानकारी नहीं होती कि अगर आप इस प्रकार से मेनार्च के जो टाइम में चल रहे हैं, आपकी पीरियड्स के टाइम में चल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। जो साइंस ऐसा हमें बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग उस कंडीशन में भी अपनी सावधानी, अपने केयर के द्वारा
फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आपको ये टाइम आपका चल रहा है, मेनार्स पीरियड चल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि जो रिसर्च के द्वारा बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन्स जो गर्ल्स या जो भी हैं उनको अगर इस प्रकार का टाइम चल रहा है तो वो फ्री माइंड से जो अपना कंपटीशन है, जो भी खेल है, उसमें बिंदासली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें ध्यान देना कि उनको प्रॉपर थोड़ा केयर रखना है, उन्हें अपने आप की जो साफ़ सफाई है वो क्लीननेस रखना चाहिए, हाइजीनिक फैक्टर, ठीक है। अपने आप में साफ़ सफाई रख के ये चीज़ वो फ्रीली कर सकते हैं। इफ कॉम्प्लिकेशन अराइज ड्यूरिंग मेनार्ज ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, फीमेल शुड कंसल्ट डॉक्टर। यहाँ पर एक और कंडीशन हमें बोल रहे हैं कि अगर उसी दौर में अगर आप हो और आप आपकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं और आपको सडनली कुछ अचानक ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो आप उस कंडीशन में बिना घबराए डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, उन्हें बताकर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेनार्ज डिसफंक्शन। इट इज़ अ डिसऑर्डर और इरेगुलर कंडीशन इन वुमेन्स menstrual dysfunctions can be defined as a abnormal bleeding during menstrual cycle, ठीक है। जैसे हम लोग ये बार बार बता रहा हूँ मैं आपको कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक abnormal bleeding होती है ड्यूरिंग मेनार्ज। In absence of intracavity, most of the women menstrual cycle occurs after every 20 to 35 डेज। ये जो मेनार्ज की जो कंडीशन है, पीरियड्स का जो टाइम है, वो नॉर्मली 22 से 25 दिन में हर मंथ आता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। जो ये पीरियड्स की जो कंडीशन रहती है, जो मेनार्ज का जो टाइम रहता है, वो 3 से 7 दिन का होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग वेराइज, सम हैव लेस ब्लीडिंग वेराइज सम वुमेन्स हैव हेवी एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी किसी लड़कियों वुमेन्स को जो ब्लीडिंग होती है बहुत कम होती है और किसी को बहुत ज़्यादा होती है और वो कंटिन्यू होती रहती है। अब यहाँ पर हम लोग प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब ये चीज़ होने रहती है या होने वाली होती है तो किस प्रकार से जो लड़की या जो वुमेन्स है वो किस प्रकार से अपने आप को फील करती है और उन्हें क्या होने लगता है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल dysfunctions, most of the women complain about breast pain, back pain, headache, fatigue, tiredness, cramps, depression etc. जब भी ये मेनार्ज या पीरियड्स का टाइम आने वाला होता है, ठीक है, तो उससे पहले जो वुमेन्स है उनकी ज़्यादातर जो कंप्लेंट्स रहती है, उन्हें देखते हैं यहाँ पर उन्हें ब्रेस्ट पेन होने लगता है, बैक पेन होने लगता है, हेडेक होता है, फटिक थकावट सी महसूस होती है, टायर्डनेस। तो ये सारी चीज़ें पीरियड से पहले उन्हें होने लगती है। ड्यू टू ब्लड फ्लो इन द आयन इन ब्लड रेड्यूसेस, दस चेंजेस ऑफ एमीनिया इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर उन्हें ब्लीडिंग हो रही है या ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है, जो उसमें ब्लड में आयन की कमी के कारण उन्हें जो एनीमिया है, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो अगर कम होता है तो हीमोग्लोबिन अगर ब्लड में कम होगा तो क्या होगा, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाएगी, तो एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। ड्यूरिंग दिस डेज वुमेन शुड बी मोर केयरफुल अबाउट देयर क्लीननेस, हाइजेनिक हैबिट्स एंड पर्सनल क्लीननेस। अगर ये चीज़ें उनको आने वाली या होने लगती है तो ये सारी चीज़ें उन्हें होती है और उन्हें अपने आप में क्लीननेस जो साफ़ सफाई रखने की उन्हें ज़रूरत होती है, पर्सनल हाइजेनिक हैबिट्स अपने आप में साफ़ सफाई रखने की ज़रूरत होती है। एक्टिविटी ड्यूरिंग मेनार्ज, यहाँ पर हम लोग ने पहले भी देखा कि जो वुमेन्स है वो कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। द मेनार्ज इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड एनाटोमिकल फेसेस फीमेल इन फीमेल। This the research has provided that female can participate in physical activities without any complications। फिर से मैं बता रहा हूँ कि इस समय में, इस पीरियड में जो वुमेन्स है या जो गर्ल्स है, रिसर्च हमें बता रहा है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन है। आप उस दौर में भी या उस समय में भी आप नॉर्मली फिजिकली एक्टिविटी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा आपको।
whereas heavy training schedule for physical activity should be participate with the care of personal cleanliness and hygienic factor। अगर आप कुछ भी हेवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा अपने आप में साफ सफाई का ध्यान देना और जो पर्सनल हाइजेनिक फैक्टर है उसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना है। इफ कॉम्प्लिकेशन अराइज ड्यूरिंग मेनाज ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी फीमेल शुड कंसल्ट डॉक्टर। अगर आप उसी ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो आप उस कंडीशन में डॉक्टर से मिलके उस जो कॉम्प्लिकेशन आया उसको दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फीमेल एथलीट ट्रायड। यहाँ पर फीमेल एथलीट में कुछ अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, हम लोग देखेंगे। इट इज़ द सिंड्रोम ऑफ फीमेल इन विच ईटिंग डिसऑर्डर, एमिनरा एंड एस्टोप्रोसिस आर प्रेजेंट्स एंड ऑल्सो नॉन एज ट्रायड। जो मैंने आपको बताया कि जो फीमेल एथलीट ट्रायड है उसमें ये 3 चीज़ें होती है, ईटिंग डिसऑर्डर, एमिनरिया, एस्टोप्रोसिस। ठीक है, ये 3 चीज़ों को मिलकर जो बनाते हैं हम नॉन एज ट्रायड। ठीक है, उसको हम लोग ट्रायड कहते हैं। दिस कंडीशन इज सीन इन फीमेल्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स डेट एम्फसाइज लीननेस और लो बॉडी वेट। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो फीमेल एथलीट्स का जो पार्टिसिपेशन होता है स्पोर्ट्स में, वहाँ पर बहुत सारी वुमेंस क्या करती हैं, अपने वेट को कम करती हैं, बहुत सारी वुमेंस अपने वेट को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर वो लोग धीरे धीरे उनकी अगर बॉडी कम हो रही है, पतली हो रही है, तो वो क्या करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं। द टायर्ड इज़ अ सीरियस इलनेस विच लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस एंड कैन पोटेंशियल बी फेटल। ठीक है, उनमें धीरे धीरे अगर ये चीज़ें दिमाग में आ रही है कि यार हमारा वेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उस टेंशन को अपने दिमाग में डाल डाल के वो इस कंडीशन में आ जाती है कि वो बहुत सारे एथलीट ऐसे होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती है कि वो जहाँ तक कि उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उनके लिए जानलेवा भी हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप फैक्टर और ईटिंग डिसऑर्डर। जैसे मैंने आपको बोला कि 3 टाइप्स का इसमें हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट टाइप फैक्टर और ईटिंग डिसऑर्डर। फर्स्ट है यहाँ पर बुलिमिया नर्वसिया। अब इसमें क्या होता है हम लोग देखेंगे, बुलिमिया नर्वसिया क्या होता है। इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर पर्सन में ईट अ लॉट्स ऑफ फूड एट वंस, ट्राई टू गेट रीड ऑफ इट बाय वॉमिटिंग और समटाइम्स ओवर एक्सरसाइज। बुलिमिया नर्वसिया में क्या होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर है, इसमें क्या करता है पर्सन एट द टाइम बिना सोचे खाना खा करता है। ठीक है, उसके बाद इतना खाना खा लेता है कि अपने पेट में उन्हें इतनी गड़बड़ी होने लगती है कि वो फिर खाना मजबूरन उनको वॉमिटिंग करके निकालना पड़ता है, या तो फिर वो एक्सरसाइज कर करके अपने पेट में ऐसे हलचल पैदा कर देते कि उनको वो खाना वापस निकालना ही पड़ता है। दिस डिसऑर्डर लीड्स टू लूज ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स फ्रॉम बॉडी, दस लीडिंग टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार की चीज़ें होगी तो उनको एक सीरियस इलनेस या बीमारी होने की चांसेस है। जो हमारे मिनरल्स है वो वेस्ट जाएंगे। उसके बाद सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक एनीमिया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया जो हमारा ब्लड होता है उसमें अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की कमी से हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो उससे जो हमारे हेल्थ स्टेटस पे फ़र्क पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो कोजेज ऑफ लो सेल्फ स्टीम, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर इस प्रकार से जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये किस प्रकार से हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों में जो अपना सेल्फ स्टीम होता है, आत्मसम्मान, वो कम होने से या ख़त्म होने से हो जाता है। उसके बाद अगर वो कोई पर्सन डिप्रेशन में है तब हो सकता है। उसके बाद जो उनकी मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये ईटिंग डिसऑर्डर 2 प्रकार के, एक बुलिमिया नर्वसिया और दूसरा द सेकंड इज एनोरेक्सिया नर्वसिया। दिस ईटिंग डिसऑर्डर is characterized by food restriction and irritational fear of gaining weight as well as a disorder body cells predictions. The person suffer from this disorder keep thinking about reducing weight, thus their lifestyle is stressful. ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वसिया में क्या है, जो फीमेल एथलीट्स है वो बस इस चीज़ के लिए उसको टेंशन होता है कि यार
उनका जो वेट है वो, उनको डर रहता है कि वो उनका जो वेट है खाने पीने से बढ़ नहीं जाए, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, वो जो उनका फूड का जो कॉम्प्लिशमेंट है, जो खाने का जो रूटीन है वो एकदम चेंज कर देते हैं, या तो फिर एकदम खाना खाना ही छोड़ देते हैं। उन्हें इस चीज़ का डर है कि उनका जो वेट है वो कहीं बढ़ नहीं जाए, कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, जिससे जो उनका वेट कैटेगरी का कुछ कंपटीशन है, कुछ एक्टिविटी है, कुछ उनकी जो कंपटीशन है उसमें वो अगर उनका वेट बढ़ गया तो वो क्या होंगे, भाग नहीं ले पाएंगे। तो इस कारण उनको बस यही टेंशन रहता है कि वो उनका वेट बढ़ नहीं जाए, जिसके कारण बस उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि कैसे भी करके वो अपना जो वेट है वो कम करें। तो ये क्या था, एनोरेक्सिया नर्वसिया। उसके बाद सेकंड ट्राइड फैक्टर और एमोनोरेक्सिया, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इन दिस फैक्टर फीमेल एथलीट परफॉर्म इंटेंस एक्सरसाइज नॉट ईटिंग इनफ कैलोरीज बाय विच हार्मोन्स लेवल डिक्रीजेस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एनोमेरिया में जो सेकंड ट्राइड फैक्टर है उसमें जो एथलीट है वो क्या कर रहे हैं, अपने खेल में इतना ध्यान दे रहे हैं कि जो उनकी जो खाने की डाइट है उसमें वो जितना उनको प्रॉपर तरीके से जितनी उनको कैलोरीज लेनी चाहिए उतनी वो कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका जो हार्मोन्स लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके कारण दस कोजिंग वरीड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो अगर उनके हार्मोन्स की कमी हो रही तो उनका जो प्रभाव है, जो उनका खामियां जो वो किस चीज़ के लिए उनको भोगना पड़ रहा है, जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उनका मंथली जो पीरियड आने का टाइम है वो क्या होता है, समय समय पर आता नहीं है। इन दिस कंसेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ फॉर मोर देन 3 months। अब यहाँ पर उनके हार्मोन्स की कमी से किस कारण वो इनफ मात्रा में कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण उनके हार्मोन्स में कमी आ जाती है, जिसके कारण जो उनके पीरियड्स आने का जो टाइम है वो एकदम रुक जाता है। और इस कंडीशन में उनको क्या होता है, 2 से 3 महीने तक जो पीरियड्स आना रहते हैं वो रुक जाते हैं। तो इस कंडीशन में इस प्रकार से जो सेकेंड ट्राइड फैक्टर है वो इस प्रकार से फीमेल एथलीट को प्रभावित करता है, इस प्रकार की चीज़ें उनमें होती है। अब उसके बाद लास्ट थर्ड ट्राइड फैक्टर और ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें हम लोग देखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस इज वीकिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस में क्या है, जो ऑस्टियोपोरोसिस किस कारण होता है, जो हमारी हड्डी का जो फॉर्मेशन है या उसमें जितनी उनमें प्रॉपर तरीके से जितने न्यूट्रिशन रहना चाहिए उसकी कमी से हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। दिस डिक्लाइंस द परफॉर्मेंस और लीड्स टू बोन इंजरी। अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर होगी और हमें ऑस्टियोपोरोसिस है तो क्या होगा, हमें हड्डियों से रिलेटेड इंजरीज होने के चांसेस है, ठीक। अगर हम लोग किसी प्रकार का खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, अगर आपका किसी के सामने किसी का पैर लग गया तो क्या होगा, वहाँ पर आपको इजीली इंजरी होने के चांसेस है, आप सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो बोन्स है, जो हड्डियाँ वो इतनी मजबूत नहीं, वो बहुत कमज़ोर है। एस्ट्रोजन इज लोअर इन गर्ल्स विथ फीमेल टाइड। द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड पोर न्यूट्रिशनल डाइट। अब यहाँ पर क्या है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन मीन्स जो आपके हार्मोन्स है उसमें कमी आना, जिसके कारण उसका एक और रीज़न है जो आपके पोर न्यूट्रिशनल, उसके कारण भी आपकी जो हड्डियाँ हैं वो आपकी कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस है। अब यहाँ पर उसके जो सिम्टम्स है वो देखेंगे, किस प्रकार से आपको ये पता चलेगा कि ये आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। ईटिंग डिसऑर्डर, फिर उसके बाद फटीग, आपको थकावट महसूस हो रही है, आपके हेयर लूज हो रहे हैं, जो आपकी स्किन है वो डाइट हो रही है, वेट लूज, आपका जो वेट है वो कम होता जा रहा है। इंक्रीज हीलिंग टाइम फॉर इंजरीज, अगर आपको किसी प्रकार की इंजरी हो गई है तो उसमें क्या हो रहा है, उस समय जो आपकी हीलिंग होने के जो समय वो आपको अगर ज़्यादा लग रहा है, जैसे आपको कोई इंजरी हो गई, जो इंजरी आपको 10 दिन में ठीक होती थी वो आपको 1 महीने में हो रही है, तो यहाँ पर एक ये सिम्टम्स भी है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। उसके बाद जो उसके कोजेस है, इनसफिशिएंट कैल्शियम डाइट, जो कैल्शियम से रिलेटेड जो डाइट है वो आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, तो आप होने के उसका एक कारण है। ईटिंग डिसऑर्डर, आपके खाने का कुछ टाइम टेबल नहीं है, कुछ तरीका नहीं, आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसके कारण भी प्योर न्यूट्रिशंस। लैक ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी क्या होता है, हमें किस चीज़ से मिलता है, विटामिन डी, विटामिन डी से हमें जो हमारी हड्डियाँ होती है वो मजबूत होती है, और हमें विटामिन डी सनशाइन से मिलता है, जो सूर्य की किरण है, जो सूर्य सनलाइट है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। फिर ओवर ट्रेनिंग, अगर आपकी ट्रेनिंग ओवर हो रही है, ओवर टाइम हो रही है, जितनी आपकी कैपेसिटी उतनी आप उससे ज़्यादा करें तो आपको ये चीज़ होने के चांसेस है। फिर उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट है, द ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एथलीट टाइड कंसिस्ट ऑफ
इमीडिएट कंसल्टेशन विथ डॉक्टर। अगर आप इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही होने के चांसेस आपको लग रहा है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से मिलके कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद टेकिंग न्यूट्रिशनल एंड बैलेंस डाइट, आपकी जो बैलेंस डाइट है वो आप सही तरीके से लेंगे तो आपको ये चीज़ होने के चांसेस कम है। रेडियस एक्सरसाइज, जो आपकी एक्सरसाइज आप उसको थोड़ा कम कर दीजिए उस कंडीशन में, उस समय के लिए। उसके बाद काउंसलिंग। तो इस प्रकार से जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो इस प्रकार से होता है। उसके हमने फैक्टर्स देखे, कॉजेज़ देखे और उसका जो ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर जो हमारी 5th यूनिट है वो ख़त्म हो रही है। तो आज के जो जितने भी टॉपिक्स थे हमने आज फिनिश कर दिए जो 5th यूनिट के बचे हुए थे। तो यहाँ पर जो हमारी 5th यूनिट है वो ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग 6th यूनिट पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जितने ये 5th यूनिट के जितने भी आपको टॉपिक्स दिए गए, जितना भी आपको पढ़ा गया, आप घर पर उसको वीडियो के थ्रू या PDF के थ्रू पढ़कर स्टडी कीजिए और जो आगे आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए और रेडी रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।